प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन होते हैं उसके लिए वो ब्लूप्रिंट होते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे हमें विशेष तौर पे फोकस करना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम एग्जामिनेशन में उनका बेहतर यूज हम कैसे कर सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इसको हम एज इट इज़ एक क्वेश्चन की तरह लेते हैं, हमने पढ़ा और फिर चीज़ों को मिस कर गए। लेकिन जब हम पीवाईक्यू को बेहतर तरीके से समझ के पढ़ते हैं, उनके आगे पीछे ऊपर नीचे यानी आप ये कहें कि 360 डिग्री का एंगल किसी भी क्वेश्चंस का कवर करके परीक्षा में जाते हैं, तो हमें उससे बेहतर रिस्पॉन्स मिलता है। आज के सेशन में हम यही करने वाले हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में। 2017 मुख्य परीक्षा का जनरल स्टडी का पेपर पूरा डिस्कस करेंगे और यहाँ ये भी देखेंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आए, उनका बिल्कुल कैटेगरी वाइज डिवीजन भी होगा यहाँ पे, और प्रश्न के साथ साथ एक अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन। अगर उससे रिलेट करके कोई प्रश्न आ रहा है तो भी हम उनको करने में बेहतर तरीके से सक्षम हों। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। तो सबसे पहला इसमें जो टॉपिक है ये प्राचीन इतिहास का है। सैंधो सभ्यता से एक प्रश्न पूछा गया 2017 की मुख्य परीक्षा में। जो पहला क्वेश्चन है, सूचियां दी गई दो, सूची 1, सूची 2। हड़प्पा, हस्तिनापुर, तक्षशिला और कौशाम्बी, इनके जो खोजकर्ता रहे और उनका टाइम पीरियड, ये आपको यहाँ पे मिलाना है। ऐसे प्रश्न यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में भी कई बार आ चुके हैं और आरओ की परीक्षा में प्रीलिम्स में और मुख्य परीक्षा दोनों जगह पूछे जा चुके हैं। तो ऐसे प्रश्नों को थोड़ा विशेष तौर पर ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने की, 1923 टू 24 एंड 24 टू 25। हस्तिनापुर की खोज की बीबी लाल ने 1950 टू 52। और तक्षशिला की खोज किसने की? तो ये जॉन मार्शल ने की 1913 टू 34। और कौशाम्बी की खोज की एन.जी. मजुमदार ने 1936 से 37 तक का। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट डेटा है, इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करिएगा। यहाँ पे देखिए इसका एक्सप्रेशन भी लिखा है, ये पुरातात्विक स्थल हैं और उनके खोजकर्ता कौन कौन है, उनका कब कब टाइम पीरियड है। हड़प्पा, हस्तिनापुर, तक्षशिला और कौशाम्बी, चारों के बारे में डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है ये सूत्रकाल, महाकाव्य काल और संगम काल से रिलेट करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। अंग, चंपा यानी ये महाजनपद और उनकी राजधानियां दी गई हैं। कौशल, अहिछत्र, वत्स, कौशाम्बी, मत्स्य, विराटनगर। तो यहाँ पे कौशल जो है वर्तमान में फैजाबाद जिले यानी अयोध्या के रूप में विद्यमान था। इसकी जो राजधानी थी वो श्रावस्ती थी। अहिछत्र राजधानी कहाँ की थी? ये पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे, उनका नंबर हमें कमेंट करिएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध, जैन, भागवत और शैव धर्म से रिलेट करके तीसरा प्रश्न। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? ठीक है, तो जाहिर सी बात है रिजुपालिका नदी के तट पर एक नदी है निरंजना, ठीक है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा इस नदी के तट पर किसको ज्ञान प्राप्त हुआ था। प्रश्न पूछे गए इसीलिए मैं यहाँ पे आपको पूछ रहा हूँ। देखिए महावीर का जन्म जो है वैशाली के कुंड ग्राम में किस कुल में हुआ था? यात्रक कुल में हुआ था और वज्जी संघ के प्रधान सिद्धार्थ के घर में हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशाला था जो कि लिच्छवी गणराज्य की राजधानी थी और लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी और चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी यशोदा थी। 30 वर्ष की आयु में महावीर ने क्या किया? गृह त्याग किया। गृह त्याग को किस नाम से जाना गया है बौद्ध धर्म में, उसको भी कमेंट करिए। 12 वर्ष तक कठोर तपस्या तथा साधना के बाद 42 वर्ष की आयु में महावीर को जंभी ग्राम के निकट रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे क्या हुआ? सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसको कैवल्य कहा जाता है और बाद में उनको क्या कहा गया? केवलिन कहा गया, ठीक है। और आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि गौतम बुद्ध को, ठीक है, किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये कुछ फैक्ट हैं, रिलेट करके आपस में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको क्लियर रखिएगा। इसके बाद मौर्य और मौर्योत्तर काल से दो सूचियां दी गई हैं, आपस में इनको आपको मिलाना है। डेमेट्रियस, रुद्रदामन, गोंडोफर्नीस और बिम कॉडफिसस, कौन सा इसमें से करेक्ट होगा? तो डेमेट्रियस एक हिंदी यूनानी था, रुद्रदामन शक था, गोंडोफर्नीस एक पहलव था और बिम कॉडफिसस क्या था? एक कुषाण था, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे अभिकथन दिया गया है और उससे रिलेट करके कारण दिए गए हैं। तो अभिकथन है सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। कारण कह रहे हैं सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया, ठीक है। इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा सही है, कौन सा किसका बेहतर एक्सप्रेशन कर रहा है या गलत कौन सा है। तो इस तरह से भी प्रश्नों के बारे में आप अच्छी खासी तैयारी करके रखिएगा,
क्योंकि आरओ की परीक्षा में ये सारे प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। इसका एक्सप्रेशन तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही है, और ए का सही स्पष्टीकरण क्या है, वो आर है। एक्सप्रेशन देखते हैं। तो शातवाहन युग में दक्षिणी भारत में प्राकृत व संस्कृत दोनों ही भाषाओं पर समान रूप से विकास हुआ। शातवाहन राजाओं ने संस्कृत के साथ साथ अन्य लोक भाषाओं जैसे पैशाची, प्राकृत इत्यादि को भी साहित्य रचना के लिए अपनाया, और शातवाहन जो राजा थे उनकी राजभाषा क्या थी, प्राकृत ही थी। सबसे पहले अगर भूमिदान का कोई अभिलेख मिला है तो, या भूमिदान किसने किया है, तो वो किसने किया, आप हमें कमेंट करके बताइएगा, इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 6 गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल से है। तो गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था, क्या कहा जाता था, उसको दीनार कहा जाता था। ठीक है। गुप्त शासकों का युग जो था वो सिक्कों के इतिहास का स्वर्ण युग कहलाता था, और इस युग में बड़ी संख्या में सोने के सिक्के का प्रचलन हुआ। इसके साथ ही इस युग में सिक्के जो थे कलात्मक सौंदर्य और विविधता की दृष्टि से भी बेजोड़ कहे जाते हैं। गुप्त शासकों की स्वर्ण मुद्रा को दीनार तथा चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे, रूपक कहलाते थे। तो ये दोनों फैक्ट काफी महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षाओं के लिए। स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जा रहा है, और चांदी के जो सिक्के उनको रूपक कहा जाता है। चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ये सब फैक्ट है, आगे की परीक्षाओं के लिए इनको याद रखिए। तो यहाँ पे आपने देखा कि प्राचीन जो भारत का इतिहास है उससे रिलेट करके 6 प्रश्न आए। किस किस टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे वो सारे आपने यहाँ पे देखे। तो प्राचीन भारत का इतिहास एक महत्वपूर्ण सेगमेंट है, इसको बेहतर तरीके से प्रिपेयर करिए। चलिए इसके बाद मध्यकाल, जो मध्यकालीन इतिहास है, यहाँ से देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। तो दिल्ली सल्तनत से प्रश्न पूछा गया, प्रश्न नंबर 7। युद्ध दिए गए हैं और उनका वर्ष। देखिए बहुत बार आरओ या पीसीएस की मुख्य परीक्षा में इस तरह से जो युद्ध होते हैं और उनको मैच करने के लिए ईयर, इनको आपस में मैच करना पड़ता है। तो इसको थोड़ा बेहतर तरीके से, जो महत्वपूर्ण है उनको अच्छी तरीके से याद करिएगा। तो इसमें चंदवाड़ का युद्ध कब हुआ, तो ये हुआ 1194 में। तैमूर का आक्रमण कब हुआ, ये हुआ 1398 में। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ, ये 1565 में। और घाघरा का युद्ध 1529 में। बाबर और किसके बीच लड़ा गया, कमेंट करिएगा। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ, ये भी किससे रिलेटेड है आप हमें कमेंट करिएगा। इस तरह से रिलेट करके प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तालीकोटा का युद्ध और घाघरा का युद्ध ये कई बार पूछा गया है। देखिए चंदावाड़ जो या चंद्रवाड़ का युद्ध 1194 ईस्वी में कन्नौज नरेश जयचंद तथा मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ। 1398 में तैमूर ने उत्तर भारत पर आक्रमण किया। तब तुगलक साम्राज्य पतोन्मुख था और नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक शासन के रूप में सत्ता के केंद्र में था। तालीकोटा का युद्ध 1565 में दक्षिण के सुल्तानों के संघ तथा विजयनगर साम्राज्य के मध्य हुआ। और घाघरा का युद्ध 1529 में घाघरा नदी के तट पर बाबर और अफगानों के मध्य हुआ। ये बाबर का क्या कहेंगे आप, लास्ट युद्ध था, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। और 1565 में जो विजयनगर साम्राज्य के इसमें युद्ध हुआ था, ये भी एक गेम चेंजर था। तो इस वजह से इससे रिलेट करके प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, इनको बेहतर तरीके से देखिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। भक्ति आंदोलन से रिलेट करके अगेन 2 सूचियां दी गई हैं। तो वल्लभाचार्य किससे रिलेट है, द्वैत मार्ग, रामानुज पुष्टि मार्ग, माधवाचार्य विशिष्टता द्वैत, और शंकर जो है ये अद्वैतवाद। कौन कौन सा किससे रिलेट हो, तो वल्लभाचार्य तो पुष्टि मार्ग से रिलेट करते थे, और रामानुज का था विशिष्टता द्वैत, और मध्वाचार्य का था द्वैतवाद, और शंकर का था क्या, अद्वैतवाद। ठीक है, यहाँ पे करेक्टली ये मैच भी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है मुगल साम्राज्य से रिलेट करके। तो बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, बाबरनामा किस लैंग्वेज में थी, ये आपको पता होना चाहिए, कमेंट करिएगा इसको भी। तो वो लेडन और रस्किन ने किया था। तो ये जो आत्मकथा लिखी थी बाबर ने, ये तुर्की भाषा में थी। ठीक है, और बाबरनामा नाम से जाने जाने वाली पुस्तक का मूल शीर्षक क्या था, तुजुक ए बाबरी। 1810 में लेडन और रस्किन ने बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया, और बाद में उसकी मृत्यु के बाद विलियम रस्किन ने अनुवाद को पूरा किया। तो यहाँ पे लेडन और रस्किन। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनाने वाले कहे जाते थे। ठीक है, तो हुसैन अली और अब्दुल्ला ये राजा बनाने वाले कहा जाता था। क्यों कहा जाता था, ये एक्सप्रेशन देखते हैं इसका। ये सैयद बंधु थे, हुसैन अली था और उसका भाई अब्दुल्ला था। इनको मतलब राजा बनाने वाले के नाम से प्रसिद्ध थे ये इतिहास में। मुगल साम्राज्य में इन दोनों भाइयों की खास भूमिका थी। सैयद बंधुओं का राज्य में काफी प्रभाव था 1713 टू 1720। राज्य में अपने प्रभाव के कारण वो किसी को भी बादशाह बनाने की क्षमता रखते थे। 1713 में उन्होंने फर्रुखियसर को, जो कि अवध के एक उच्च परिवार में उत्पन्न हुए और सम्राट बहादुर शाह प्रथम के नाम से राज्यकाल के अंतिम वर्षों में उच्च पदाधिकारी हो गए। मोहम्मद शाह के शासनकाल में इनका पतन हो गया। ठीक है,
तो सैयद बंधु या हुसैन अली और अब्दुल्ला। दारा शिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था? तो वो दिल्ली में दफनाया गया था। औरंगजेब के द्वारा इसकी नृशंस हत्या की गई 1659 में। उसके बाद दारा शिकोह का जो शव था हुमायूं के मकबरे के पास ही दफनाया गया। दारा शिकोह मुगल सम्राट शाहजहां का ज्येष्ठ तथा प्रिय पुत्र था। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, ऐसे प्रश्न तो बड़े फेवरेट प्रश्न होते हैं, हर परीक्षाओं में मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, आप कोई भी पेपर उठा लीजिए, आपको एक प्रश्न इस तरह से जरूर मिल जाएगा। अब वो कोई भी रिलेट करने वाला हो, लेकिन आता जरूर है। तो यहाँ पे दौराह का युद्ध पूछा गया, कन्नौज, सामूगढ़ और चौसा। कब कब कौन कौन सा हुआ? तो सबसे पहले हुआ दौराह या दोहरिया का युद्ध 1532 में हुमायूं और अफगानों के बीच हुआ, जिसमें अफगान सेनाओं की हार हुई थी। ये बाबर मरा था उसके बाद की बात है। चौसा का युद्ध हुआ 1539 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को परास्त किया था। उसके बाद फिर दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठा? शेरशाह सूरी। कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को फिर से बुरी तरीके से हरा और इसके बाद हुमायूं क्या हुआ? निर्वासित हो गया था। सामूगढ़ का युद्ध 1658 में शाहजहां के पुत्रों के बीच में उत्तराधिकार का ये युद्ध था, जिसमें औरंगजेब ने सबको हराया और बाद में निर्णायक विजय प्राप्त की। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। सबसे पहले दौराह का युद्ध होगा, उसके बाद फिर चौसा का युद्ध होगा, फिर कन्नौज का युद्ध होगा और सबसे लास्ट में सामूगढ़ का युद्ध होगा। तो सामूगढ़ का युद्ध 1658 में किसके लिए था? ये उत्तराधिकार का युद्ध था। बाकी दो युद्ध चौसा और कन्नौज ये किसके किसके बीच में? हुमायूं और शेरशाह के बीच में लड़े गए। और जो दौराह या दोहरिया का जो युद्ध था हुमायूं और अफगानों के बीच में लड़े गए। ऑप्शन बी। इस तरह से इन सब चीजों को क्लियर करते चलेंगे तो आगे परीक्षाओं में अगर इससे रिलेट करके प्रश्न भी आ रहे हैं तो आप बेहतर तरीके से उनको सॉल्व आउट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? तो औरंगजेब को कहा जाता था। औरंगजेब को उसके सुधारवादी धार्मिक प्रयासों और तार्किक धर्म पालन के आधार पर इतिहासकारों ने उसे ये संज्ञा दी। ठीक है, तो मिडिवल हिस्ट्री से आपने देखा कितने प्रश्न आए, कौन कौन से चैप्टर से कहाँ से रिलेट करके प्रश्न पूछे गए, वो सारी चीजें आप क्लियर कर रहे होंगे। इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री से देखते हैं। तो प्रमुख संस्थाएं, संधिया, आयोग और अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए एक ही पेपर में दो प्रश्न इस तरह से मिल गए, एक तो मिडिवल में मिल गया, फिर से मॉडर्न में मिल गया। अब ये कह रहे हैं कि क्रिप्स मिशन कब आया, अगस्त प्रस्ताव, नेहरू रिपोर्ट और पैबल योजना कब कब हुई? तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई, मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। अगस्त प्रस्ताव कब आया? तो ये आया 1940 में। और उसके बाद फिर क्रिप्स आया 1942 में और वेबल हुआ 1945 में। ठीक है, तो ये तो ईयर हो गई, लेकिन यहाँ पे देखिए ये टाइम भी दिया 8 अगस्त मार्च 1942 और 14 जून 1945। कई बार ऐसा होता है कि दो घटनाएं एक ही ईयर में होती, तो फिर हमें डेट क्लियर करनी बहुत जरूरी होती है, इसलिए हम डेट के साथ इसको कवर करें तो बेहतर होगा। तो ये पूरा इसका एक्सप्लेनेशन है कब कब कौन कौन सी चीजें। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके बाद राजनीतिक दल दिए हैं, उनका वर्ष दिया है, आपस में अगेन इनको मैच करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो 1885 और भारतीय जनसंघ ये हुआ 1951 में इसका गठन हुआ। भारतीय साम्यवादी दल ये 1925 और AIDMK ये बनी 1972 में। करेक्ट एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसके द्वारा ये सारी चीजें की गई थी। उन्होंने चाय और चीन को छोड़कर बाकी हर जितनी भी चीजें थी उस पर सब कुछ एकाधिकार उनका समाप्त कर दिया था और कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार को खोल दिया था। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। अब जैसे 1813 यहाँ आ गया, 33 भी देख लीजिए, 53 भी देख लीजिए और 73 भी देख लीजिए। 1853 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1853। इसके बाद फिर से लेखक और पुस्तक का शीर्षक कौन किससे रिलेट करता है ये आपको यहाँ पे मिलाना है। BD सावरकर, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। RC मजूमदार किससे रिलेटेड है? द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। और SB चौधरी रिलेट करते हैं सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज 1857 to 59। अशोक मेहता इज रिलेटेड टू द ग्रेट रिबेलियन। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। और यहाँ पे सारी चीजें बिल्कुल मैच करेक्ट ऑर्डर में दी भी गई हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऐसे प्रश्न भी अक्सर पूछे जाते हैं।
तो लाहौर प्रस्ताव फजलुल हक, और पीरपुर रिपोर्ट राजा मोहम्मद मेहंदी, और जनता की योजना विनोबा भावे, और गांधीयन प्लान एहसन अग्रवाल। एक्सप्रेशन देखते हैं। देखिए, पीपुल्स प्लान के अर्थात जनता की योजना का प्रारूप 1945 ईस्वी के इसके जो विचारक थे मानवेंद्र नाथ राय ने प्रस्तुत किया था, और विनोबा भावे जो सत्याग्रह तथा भूदान आंदोलन से रिलेटेड है। और लाहौर प्रस्ताव 1940 फजलुल हक द्वारा, और पीर रिपोर्ट जो है 1938 में राजा सईद मोहम्मद मेहदी के द्वारा, तथा गांधीयन प्लान 1944 में श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। देखिए, जो सत्याग्रह आंदोलन हुआ था उसमें विनोबा भावे जो थे वो प्रथम सत्याग्रही थे और जवाहरलाल नेहरू सेकंड थे। प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्टली मैच नहीं, तो जनता की योजना किससे रिलेटेड होगा? ये होगा विनोबा भावे से रिलेट नहीं होगा, ये होगा मानवेंद्र नाथ राय से। अगेन कथन एंड कारण का प्रश्न है। ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। कारण कह रहे हैं कि इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडल से होता था। आपको इसमें से बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। एक्सप्रेशन है, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनल्ड ने 16 अगस्त 1932 को जो कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी, जो अंग्रेजों की विघटनकारी नीति का एक और प्रमाण था। इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें क्या की गई, रिजर्व की गई, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडल से होता था। इस पृथक प्रतिनिधित्व के नियम का कांग्रेस द्वारा पुरजोर विरोध किया गया और सितंबर 1932 में पूना पैक्ट आया, जो कि गांधी जी और बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा ये फॉलो किया गया, और एक नया समझौता भारतीय परिदृश्य में अस्तित्व प्राप्त कर सका। तो दोनों सही है, बट दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेट करके प्रश्न पूछे गए थे। कितने प्रश्न होंगे वो सारे आपने काउंट किए होंगे, कौन कौन से टॉपिक से रिलेट करके। तो अगर आप टोटल देखें यहाँ पे हिस्ट्री से रिलेट करके कितने प्रश्न पूछेंगे, तो आपको नंबर मिलेगा 19, जिसमें एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न तीनों है। अगेन अब हम देखते हैं भारत का भूगोल से रिलेट करके प्रश्न कौन कौन से पूछेंगे, कितने प्रश्न पूछेंगे, उनका लेवल क्या रहा, और आगे इनका यूज हम किस तरह से कर सकते हैं। तो भौतिक संरचना, अपवाह तंत्र और मानव भूगोल, इससे रिलेट करके पहला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? ये पूछ रहा है कि जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है, तो कौन सी नदी है? महानंदा, रामगंगा, गंडक और सोन। सोन इज करेक्ट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सोन का जो जल ग्रहण क्षेत्र है, वाटर कैचमेंट एरिया इसको बोलते हैं, 70,055 वर्ग किलोमीटर, गंडक का 45,000 है, रामगंगा का 30,000 और महानंदा का 23,000। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सोन। क्वेश्चन नंबर 21 है, मलमपुझा बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो मलमपुझा नदी पर अवस्थित है, केरल के पलक्कड़ जिले में है ये जो मलमपुझा नदी है, और केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भरतपुझा की ये सहायक नदी है। चेरुथानी बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो वो पेरियार रिवर पर है। तो केरल के इडुक्की जिले में स्थित है चेरुथानी बांध, और ये जो चेरुथनी नदी पर इसको बनाया गया है, जो पेरियार नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। तो यहाँ पे देखिए चेरुथानी बांध किस नदी पर अवस्थित है, तो ये नहीं मिला, तो यहाँ पे पेरियार की ये क्या है, ट्रिब्यूटरीज है चेरुथनी, तो इसकी वजह से पेरियार भी यहाँ पे करेक्ट हो गया। और इस बांध से जल विद्युत शक्ति बनती है और आसपास विद्युत सप्लाई होती है। पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये एक भ्रंशोत्स पर्वत है, और इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है, और इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है। देखिए इस तरह से प्रश्न जो होते हैं कंसेप्चुअल प्रश्न। अब आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि भ्रंशोत्स पर्वत क्या होता है, और पश्चिमी घाट की बात हो रही है तो पूर्वी ढाल कह रहे हैं क्रमशः नीचा होता हुआ एक पठार है, और इसका जो उत्तरी पार्ट है तो वो बेसाल्ट, लावा बेसाल्ट से आच्छादित है। तो यहाँ पे तीनों ही कथन बिल्कुल करेक्ट है। तो पश्चिमी घाट क्या है? एक ब्लॉक पर्वत है जिसका निर्माण एक खंड के अरब सागर में अपसंबलन के कारण हुआ है, और इसका पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा, जबकि पूर्वी ढाल मंद और सीढ़ीनुमा है। पश्चिमी घाट का फैलाव जो है पश्चिमी सागर तट के समानांतर लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर में तापी के मुहाने में, दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक फैला हुआ है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। उत्तरी सह्याद्री में बेसाल्ट लावा के निक्षेप मिलते हैं, लेकिन ये पर्वत श्रेणी न होकर प्रायद्वीपीय पठार का एक भ्रंश कगार है। दक्षिणी सह्याद्री का निर्माण मुख्यतः ऑर्कियन युग की ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से हुआ है। तो एक प्रश्न से रिलेट करके इतने सारे फैक्ट आपको यहाँ पे मिल गए।
चित्रकूट जो जलप्रपात है वो कहाँ है, तो जाहिर सी बात है वो बस्तर जिले में है, छत्तीसगढ़ के बस्तर। और इंद्रावती नदी पर यह अवस्थित है। जगदलपुर के पश्चिम में स्थित एक प्राकृतिक जलप्रपात है। मानसून वन मिट्टी सिंचाई परियोजना, इससे रिलेट करके प्रश्न है। तो फसल और पौधारोपण सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, तो पूछ रहा सुमेलित नहीं है तो जूट, पश्चिम बंगाल चाय, असम गन्ना, उत्तर प्रदेश रबड़। रबड़ से कौन रिलेटेड होगा, बल्कि ये जो भूमध्य रेखीय वन होंगे वो उससे रिलेट करके होंगे। और इन वृक्षों के दूध को क्या कहा जाता है, लेटेक्स, जिससे कि रबड़ तैयार किया जाता है। और भारत में केरल राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है, तो यहाँ पे ये केरल होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई की जाती है, सरसों की, धान की, मक्का की, गेहूं की। तो बेसिक सा प्रश्न है, सभी लोगों को पता ही है। धान की रोपाई होती है, मतलब एक बार बीज डाला जाता है, फिर बीज को उखाड़ के दूसरे खेत में उनकी रोपाई होती है, उनको लगाया जाता है फिर से। इसका वैज्ञानिक नाम ओराइजा सटैवा है और इससे चावल निकाला जाता है। भारत सहित एशिया और विश्व के बहुत से देशों का मुख्य भोजन है। जो मूलतः आप ये कहें तो दक्षिण एशिया में ही चावल अधिकतर यूज किया जाता है और पैदा भी यहीं होता है। विश्व में मक्का के बाद धान ही सबसे अधिक पैदा होने वाली फसल है। सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित है, तो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में अवस्थित है। एक है सिंगरेनी, सिंगरेनी, ठीक है, बताइए ये कहाँ पे स्थित है, कमेंट करिए, पूछा गया है प्रश्न। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है, तो जाहिर सी बात है ये सब केरल में ही होता है ना। इलायची उत्पादक जो अग्रणी राज्य हैं, केरल है, सिक्किम है, ये ऑर्डर है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। और काली मिर्च के कर्नाटक, केरल, असम, तमिलनाडु, ठीक है। इसके बाद खनिज शक्ति संसाधन एवं उद्योग व्यापार से, तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। सोना कोलार, कोयला झरिया, लौह अयस्क गुंटूर, हीरा जो है पन्ना। तो जो लौह अयस्क है ये गुंटूर से रिलेटेड नहीं है, वो कहाँ कहाँ से रिलेटेड है हम देखते हैं। तो इसमें अग्रणी उत्पादक राज्य जो है वो उड़ीसा है, बोनोई, क्योंझर और मयूरभंज है। और आंध्र प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है गुंटूर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है मैच नहीं कर रहा है। ये नाम भी याद रखिएगा, कई बार आ जाते हैं कि कहाँ पे हैं, किससे रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कहाँ लिग्नाइट के प्रमुख भंडार नहीं है, तो लिग्नाइट के जो भंडार नहीं है वो झारखंड में नहीं है। 2018 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये प्रश्न आए थे, तो उसी के हिसाब से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। भारत में लिग्नाइट के प्रमुख भंडारक क्षेत्र तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल है। तो कथन कारण का प्रश्न है। कथन है चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है, कारण गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने में रस की मात्रा दक्षिणी राज्यों में अधिक होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो सही है, चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है, लेकिन उसके कारण अलग है। बाकी यहाँ पे आर जो है ये गलत है। एक्सप्रेशन देखते हैं। तो दक्षिण भारत की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय है। और गन्ना कैसी फसल है, वो भी उष्ण कटिबंधीय फसल है। आदर्श जलवायु यहाँ पे मिलने के कारण दक्षिण भारत में भी क्या होता है, गन्ना उगाया जाता है, लेकिन वहाँ का जो गन्ना होता है वो अधिक रसीला और अधिक शर्करा वाला होता है। बाकी समुद्र तटीय जलवायु के प्रभाव के कारण जो काली मृदा होती है, नमी संरक्षण की क्षमता और ट्यूबवेल सिंचाई, इन सब चीज़ों का विकास होने के कारण दक्षिण भारत का जो गन्ना होता है वो मोटा और अधिक रस वाला होता है। इसके फलस्वरूप प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी अधिक होता है उत्तर भारत की अपेक्षा। इसी कारण चीनी उद्योग जो है दक्षिण भारत में अधिक डेवलप है। गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है। विश्व का लगभग 40% गन्ना यहाँ पैदा किया जाता है। उष्ण कटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय फसल होने के कारण इसके लिए 20 से 27 डिग्री का टेम्परेचर, वार्षिक जो टेम्परेचर है, और 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक की औसत वर्षा उपयुक्त होती है। और जो गन्ने की फसल है ये तैयार होते समय अगर वर्षा का अभाव काफी लाभदायक, अगर मान लिया पानी बरस गया तो गन्ने में रस की मात्रा घट जाती है, ठीक है। अगर देखें शीर्ष उत्पादक गन्ना राज्य तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक है। तो यहाँ पे आर गलत होगा। अगेन दो सूचियां दी गई हैं, इनको आपस में मैच करना है। तो हीरा ये कार्बन से रिलेट करेगा, संगमरमर जो है कैल्शियम से रिलेट करेगा, रेत जो है वो सिलिकॉन से रिलेट करेगा, और जो मणिक या रूबी है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड से। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि इंडियन जियोग्राफी से कितने क्वेश्चन आए, आप गिन लीजिएगा। विश्व का भूगोल, स्थल मंडल, लोम्बोक जल डमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है, तो बाली और लोम्बोक। तो पानी के ऐसे सकरे रास्ते जो दो बड़े जल के समूहों को जोड़ते हैं उनको जल संधि या जल डमरू मध्य कहते हैं। लोम्बोक जल डमरू मध्य जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है,
और ये इंडोनेशिया में बाली और लोम्बोक द्वीपों के बीच स्थित है। निम्नलिखित में से कौन गर्म जलधारा है? ठीक है, फॉकलैंड है, ब्राजील है, कैनारी है और लेब्राडोर है। तो फॉकलैंड, लेब्राडोर, कैनारी ये सब ऊपर मतलब नॉर्थ में बहती है। तो ब्राजील की धारा क्या है? ये एक गर्म है। ठीक है, जो अटलांटिक महासागर में ब्राजील तट पर प्रभावित होती है। फॉकलैंड, लेब्राडोर ये सब क्या है? ये सब कोल्ड वॉर में है। देश और प्रमुख प्राथमिक निर्यात कौन कौन से निर्यात कर रहे हैं? ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं आरओ 2017 में। तो चाड जो है ये पेट्रोलियम का निर्यात कर रहा है, सॉरी पेट्रोलियम का। नाइजर जो है यूरेनियम का। रवांडा जो है वो कहवा, कॉफी और बेनिन कपास का। इस तरह से ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश कौन सा है? सऊदी अरब। ठीक है, यूएसए, सऊदी अरब, रूस, ईरान। विश्व का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश कौन है? तो वो ब्राजील। ब्राजील, वियतनाम, कोलंबिया और इंडोनेशिया। ये ऑर्डर उस समय का है, अभी का ऑर्डर हो सकता है चेंज हो जाए। निम्नलिखित में से कौन रूस के प्रमुख संसाधनों में नहीं है? कोयला, हीरा, लौह अयस्क, यूरेनियम। तो यूरेनियम नहीं है, बाकी तो सारा ही है उनके पास। उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है किसके लिए? लौह अयस्क भंडार है वहाँ पे, कनाडा की सीमा पर स्थित है सुपीरियर झील का क्षेत्र, है ना। मेसाबी, बर्मिलेन ये सब प्रमुख लौह खदानें भी हैं। मानव भूगोल और मानचित्रावली से प्रश्न पूछा गया। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। अगेन बैकॉल इज रिलेटेड टू रशियन फेडरेशन। मलावी ये अफ्रीका से रिलेटेड है, एशिया में नहीं है मलावी झील। ठीक है, आप कमेंट करिए किस देश में है। कैस्पियन सागर एशिया, यूरोप, तंगानिका अफ्रीका। फिर इधर सेंसस और पॉपुलेशन से रिलेट करके 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्यूनतम है। यहाँ जो फैक्ट है वो भी दिया गया है। तो 46 है, लक्षद्वीप का 2149 है, दमन दीव का 2191 है और दादर नगर हवेली का 700 है। ठीक है, एक कमेंट है यहाँ पे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। उल्लेखनीय है कि भारत का जो जनसंख्या घनत्व कितना है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यूपी का कमेंट करिए, उत्तर प्रदेश का कितना है जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? तो मंगोलिया में है, 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का है। ठीक है, और सऊदी अरब के लिए जनघनत्व का आंकड़ा 16 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का है। यहाँ सबसे ठंडी होती है, यहाँ सबसे गर्मी होती है। अफगानिस्तान के लिए 49 है और इराक के लिए 49 है। भारत का कितना है जो जनसंख्या घनत्व, वो बताइए आप हमें, कमेंट करते रहिए सारा। वर्तमान वृद्धि दर के अनुसार भारत की शहरी आबादी वर्ष 2030 तक पहुंचने का कितना अनुमान है? 575 मिलियन का अनुमान है। ये किसके हिसाब से बता रहे हैं? ये वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिवीजन 2017 की रिपोर्ट से इन्होंने बताया है। भारत की जो अर्बन पॉपुलेशन है वो 31.2% है और ये कह रहे हैं कि भारत की शहरी जनसंख्या 2030 तक लगभग कितनी हो जाएगी? 575 मिलियन। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर न्यूनतम है? तो दादर नगर हवेली की 76.2, पुडुचेरी 85.8, चंडीगढ़ 86, दिल्ली 86.2, अंडमान निकोबार 86.6, दमन दीव 87.1 एंड लक्षद्वीप 91.8%। तो ये जो डेटा है इनको भी याद रखिएगा, क्या पता प्रश्न पूछते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात न्यूनतम है? तो दमन दीव का न्यूनतम है 618। तो ये सेंसस से रिलेट करके इतने सारे प्रश्न पूछे गए। इसके बाद हम पॉलिटी को देखते हैं कि इंडियन पॉलिटी से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। तो सबसे इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया, केंद्र राज्य की कार्यपालिका और आपात उपबंध से। तो भारतीय संविधान का भाग 16 किससे रिलेट करता है? तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। इसका मतलब ये है कि आपको भाग पर भी विशेष फोकस करना है, जितने भाग हैं वो सारे आपको याद होने चाहिए। प्रशासनिक अधिकरण के लिए भाग कितना है? ये भाग 14A। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध भाग 16। संघ राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14। वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद कितना? भाग 12। भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, पहले 8 थी, अभी 4 जोड़ दी गई, वो 12 हो गई। विधानमंडल और मंत्रिपरिषद। तो धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक को जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है? तो 3 माह से अधिक तक नहीं पड़ा रह सकता है। कैसे? 197(1) ख के प्रावधानों के अनुसार धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जिसे विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो,
विधान परिषद के समक्ष विधेयक रखे जाने की तारीख से 3 माह से अधिक तक नहीं रोका जा सकता है। ठीक है, तो विधान परिषद उसको पारित करेगा ही करेगा, ऑप्शन सी। इलेक्शन कमीशन से तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा और विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है? 326 भाग 15 के अंतर्गत आता है 326, और ये कहता है कि लोकसभा विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने का अधिकार कैसा होगा? वो वयस्क मताधिकार होगा, जिसमें 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 से संविधान के अनुच्छेद 326 को संशोधित करके मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, ये सारे जो आर्टिकल हैं वो भी दिए गए हैं। 323 में लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन, 324 में निर्वाचन की अधीक्षण और निर्देशन नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, 325 धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना। तो आर्टिकल भी आप थोड़ा माइंड में रखिएगा। इसके बाद फिर पंचायती राज और संविधान संशोधन, तो कुछ समितियां दी गई हैं, कब कब उनको किया गया ये पूछा जा रहा। तो पी के थुंगन 1988 में, अशोक मेहता जो है 1977 में, बी आर मेहता कमेटी उससे रिलेट करता है, बी आर मेहता फिर आ गया, बी आर मेहता 57 में, और एल एम सिंधवी 86 में, राजीव गांधी के टाइम में। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? तो ये एम के गांधी। ठीक है, वो गांधी जी चाहते थे, और इसीलिए जो 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम वो 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। कई बार प्रश्न पूछा गया है। भाग 9 जोड़ा गया, शीर्षक पंचायत दिया गया, और अनुच्छेद 243 में ये सारी चीजें की गई। ठीक है, इसके बाद इकोनॉमी से पॉलिटी आपने देखा होगा कितने प्रश्न आए। तो लाभ मात्रा अनुपात में सुधार निम्नलिखित के द्वारा किया जा सकता है। किसके द्वारा? तो बिक्री कीमत में वृद्धि के द्वारा किया जा सकता है, बिक्री मिश्रण को बदलना, परिवर्तनशील लागत को कम करना, ये सभी के द्वारा किया जा सकता है। देखिए, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो जो क्या होता है कि बिक्री की मात्रा में परिवर्तन के कारण लाभ में परिवर्तन की दर को मापता है। ये डेफिनेशन याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये इसका फॉर्मूला भी है, कॉन्ट्रीब्यूशन इंटू 100 अपॉन सेल। निम्नलिखित में से किसको गरीबी का सामाजिक सूचक नहीं समझा जाता? तो परिवहन के साधनों की कम संख्या, निरक्षरता स्तर, स्वास्थ्य देखभाल पहुंच की कमी, रोजगार के, तो जाहिर सी बात है परिवहन से क्या लेना देना है ना। एग्रीकल्चर में परिवहन, संचार, वाणिज्य किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये तृतीयक गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं। प्राथमिक आप जानते हैं, द्वितीयक आप जानते हैं, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम भी होते हैं, इनको भी अच्छी तरीके से पढ़िएगा। इसके बाद आयात कर क्या है? तो आयात कर व्यापार की मात्रा को घटाता है। कैसे? तो किसी भी तरह के उत्पादों या सेवाओं को बाहर किसी देश से खरीदने को आयात कहते हैं। सिंपल है। आयात ये जो कर होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर लगाया जाने वाला कर है, इससे आयात पर लगाया जाता है, और आयात कर व्यापार की मात्रा को जाहिर सी जो होगा वो घटा ही देगा, जाहिर सी बात है। भारतीय रुपये को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया। कब बनाया गया? 1994 में बनाया गया। ठीक है, चालू खाते की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है कि मुद्रा की सीमा पार आवाजाही पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है। जीएसटी किस तरह का कर है? तो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब जिस पे लगाया जाता है वो नहीं कोई और दे रहा है। ये डेट याद रखिएगा, 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। मुद्रा और वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता और सलाहकार कौन होता है? तो जाहिर सी बात है आरबीआई। ये सारी चीजें आरबीआई करते हैं सरकार के लिए। उरुग्वे दौर किससे संबंधित है? तो उरुग्वे डब्ल्यूटीओ और गैट, इन दिनों से। इसका एक्सप्रेशन देखते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है। तो गैट के उरुग्वे दौर 1989 टू 93 ने विश्व व्यापार संगठन को जन्म दिया। 15 अप्रैल 1994 को 123 देशों के वाणिज्यिक मंत्रियों ने मराकेश में उरुग्वे दौर, जो कि 1986 से 1994 के फाइनल एक्ट पर अपने हस्ताक्षर किए थे, जिसकी परिणति में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई। और इस प्रकार 1948 में स्थापित गैट का स्थान 1 जनवरी 1995 में किसने लिया? डब्ल्यूटीओ ने लिया। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और वर्तमान में इसके 164 सदस्य हैं, लेकिन ये डेटा पुराना है। निम्नलिखित में से किस वस्तु का 2017 में भारत से निर्यात सर्वाधिक रहा? ये करंट का प्रश्न है, अभियांत्रिकी वस्तु। इस बार कुछ और होगा।
शुद्ध निर्यात बराबर होता है किसके? तो निर्यात माइनस आयात के बराबर होता है शुद्ध निर्यात। ठीक है, इसके बाद साइंस के कुछ प्रश्न हैं। तो वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक किसको कहा जाता है? तो एफ डब्ल्यू टेलर को। फ्रेडरिक विस्लो टेलर को वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कहा जाता है। इसका अर्थ यह होता है कि विशिष्ट ज्ञान से किसी कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से चलाना। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तथा 20वीं सदी के शुरुआती वर्षों में वैज्ञानिक प्रबंधन आंदोलन की शुरुआत एफ.डब्ल्यू. टेलर ने की थी। वैज्ञानिक प्रबंधन को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा था, यह जानने की कला को आप व्यक्तियों से क्या करवाना चाहते हो तथा यह देखना कि वे किस प्रकार सबसे उचित व सस्ते ढंग से कार्य करते हैं। इनकी एक पुस्तक है, उसका नाम है द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ध्वनि प्रबलता निम्नलिखित में से किससे नापी जाती है? तो इससे क्या नापा जाता है? आयाम नापा जाता है। ठीक है, इंटेंसिटी, लाउडनेस ध्वनि का वह लक्षण है जिसमें ध्वनि अपनी धीमी, मंद अथवा तीव्र प्रबल सुनाई देती है। देखिए, फिजिक्स में आप कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ के जाइएगा। दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस में बनेगा? अब जब दूर की बात हो रही है तो इसका मतलब वो रेटिना के पीछे जाएगा। हाइपरमेट्रोपिया इसको कहते हैं। इंग्लिश भी नाम याद रखिए, हिंदी भी नाम याद रखिए। इसमें क्या होता है, व्यक्ति दूर की जो चीजें होती हैं उनका आसानी से साफ देखता है, लेकिन पास की चीजें ब्लर दिखाई देती है। हाँ, एक चीज और इसमें, इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो उचित शक्ति यानी फोकस दूरी के लिए क्या लगाया जाए? उत्तल लेंस का प्रयोग किया, यानी अभिसारी जो लेंस होगा उनका उपयोग किया जाएगा। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक है किसका? तो जाहिर सी बात है उष्मीय प्रदूषण का कारक होगा नाभिकीय जो ऊर्जा होगी वो। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन ने, जाहिर सी बात है ये न्यूटन का थर्ड लॉ है ना, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। और इसी में रिलेटेड है, प्रथम जो नियम था वो जड़त्व का नियम था, द्वितीय संवेग संरक्षण का नियम, और तृतीय जो था ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। निम्नलिखित में से किसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है? तो विकिरण है, संवहन है, चालन है, और इनमें से कोई नहीं। तो विकिरण किससे आता है? सूर्य से आता है, तो उसके लिए कोई मीडियम की हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ती। केमिस्ट्री में इनमें से मूलभूत कण कौन सा है? तो मूलभूत कण क्या है? क्वार्क है। ठीक है, बाकी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, पाई मेसन ये सब मूलभूत कण नहीं है। पाई मेसन की खोज किसने की? एच युवाका ने की थी, और ये एक अस्थायी मूल कण है। मूलभूत कणों में दो वर्ग होते हैं जिन्हें क्वार्क और लेप्टॉन कहा जाता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाते हैं? तो क्रोमियम को मिलाते हैं, तब वो स्टेनलेस स्टील बनता है जिससे उसमें जंग न लगे। स्टील में 15 से 20% तक का क्रोमियम होता है और 8 से 10% तक का निकेल। नाभिक के आकार की कोटि कितनी होती है? तो 1 × 10⁻⁻15 मीटर होती है और ये धनावेशित होता है। ठीक है, इसके गुणों का पता लगाने के लिए का जो श्रेय है वो रदरफोर्ड को जाता है। तो नाभिक के आकार की कोटि इतनी होती है 1 × 10⁻15, और नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻15 मीटर। निम्नलिखित में से कौन कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड। अब कौन कौन से रंग मिलते हैं? तो फेरिक ऑक्साइड मिलाने के बाद भूरा मिलेगा, क्रोमिक ऑक्साइड के बाद हरा, कोबाल्ट ऑक्साइड के बाद गहरा नीला, क्यूप्रिक ऑक्साइड या फिर कैल्शियम सल्फाइड के बाद चटक लाल, और कैडमियम सल्फाइड के बाद नींबू जैसा पीला। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। वनस्पति विज्ञान में इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? दो टाइप के रोग, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, 3 टाइप के रोग होते हैं मेनली, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है विषाणु जनित रोग नहीं है। ठीक है, तो उसमें से क्या होगा? खसरा है, रैबीज है, पोलियो है। तो क्षय रोग यानी ट्यूबरकुलोसिस नहीं है, वो जीवाणु से होता है। जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से? क्षय रोग, डिप्थीरिया, हैजा, पेचिस, तपेदिक, निमोनिया, टाइफाइड। और वायरस से होने वाले पोलियो, जुखाम, इन्फ्लुएंजा, खसरा, रैबीज, पोलियो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है? तो विटामिन डी। बेसिक सा प्रश्न है। इसके बाद इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से, तो कथन है जीवमंडल एक खुला तंत्र होता है। ठीक है, कारण क्या है कि जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, परंतु ऊर्जा के निवेश और बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा सही है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका होगा। देखिए, जो जीवमंडल होता है वो बिल्कुल एक ओपन सिस्टम होता है, वो क्लोज सिस्टम नहीं होता है। लेकिन इसका जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे हम देखते हैं। तो जीवमंडल कैसा है? एक तंत्र है। जीवमंडल एक तंत्र का उदाहरण है क्योंकि मौलिक रूप से संगठकों से निर्मित है।
जैविक संगठक, अजैविक और ऊर्जा, ये तीनों संगठन आपस में एक दूसरे पर रिलेट करते हैं। और ये संगठन कैसे होते हैं? परावलंबित होते हैं। बृहद स्तरीय चक्रीय क्रियाविधाओं द्वारा एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। बृहद स्तरीय जैव भू रासायनिक चक्रों के माध्यम से जीवमंडलीय तंत्र में ऊर्जा तथा पदार्थों के निवेश और बहिर्गमन की प्रक्रियाओं का चालन होता रहता है। इसलिए हमने कहा ना, ये एक ओपन सिस्टम का उदाहरण है। 74 है, जैविक और अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिए का कार्य कौन करते हैं? तो कौन करेगा? वो उत्पादक करेंगे। जैविक और अजैविक के मध्य कौन आएगा? वो प्रोड्यूसर आएंगे। ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा हो रहा है? तो सीएफसी के द्वारा हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। ठीक है, फ्रेजुरेज से निकलता है, ये एयर कंडीशन से भी निकलता है। निम्नलिखित में से कौन एक हरित गृह गैस नहीं है? तो ऑक्सीजन नहीं है, बाकी CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन सारी है। भारत सरकार के द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट एलिफेंट से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, गलत है, पूछा जा रहा है। तो 91-92 में शुरू किया गया मानव हाथी टकराव की समस्या के लिए काम करता है, केवल जंगली हाथियों के कल्याण पर केंद्रित है, ऐसा नहीं है। ये दोनों तरह के हाथियों के लिए, यानी जो जंगली है और फिर नहीं है, वो सबके लिए है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू किया गया। भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र की स्थापना कहाँ की है? तो वो चेन्नई में की है। ठीक है, इसके बाद प्रादेशिक सामान्य ज्ञान, यानी जो यूपी स्पेशल से। तो लखनऊ महानगर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में नवाब आसिफुद्दौला ने नगर को नियोजित तरीके से डेवलप किया और ब्रिटिश काल में सर हरकोर्ट बटलर ने इसके सुगठित विकास पर ध्यान दिया। कौन सा सही है? तो दोनों ही यहाँ पे करेक्ट हैं। लखनऊ के वर्तमान स्वरूप की स्थापना नवाब आसिफुद्दौला ने 1775 में की थी और अवध के शासकों ने लखनऊ को अपनी राजधानी बनाकर इसे समृद्ध किया। बाद में जो ब्रिटिश रेजिडेंट हरकोर्ट बटलर ने इसके सुगठित विकास में योगदान दिया और लखनऊ नगर निगम के अनुसार महानगर के 55% से अधिक भूमि पर रिहायशी क्षेत्र स्थित है। तो ये दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। तीसरा जो है ये गलत है, इसको मैंने पढ़ा, महानगर की कुल भूमि के 23% भाग पर रिहायशी क्षेत्र पाया जाता है, तो बल्कि कितना, 55%। उत्तर प्रदेश की कौन सी निम्नलिखित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो थारू है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तराई क्षेत्र में रहते हैं, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर। किरात वंश के हैं, कई उपजातियों में विभाजित भी हैं। ये लोग राजपुताना के थार मरुस्थल से आकर यहाँ बसे हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? थारू। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ग्रेटर नोएडा में की जा रही है। लखनऊ में बायोटेक्नोलॉजी पार्क, वाराणसी में भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान IVRI है और केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ है? तो वो कानपुर में है। 1972 में इसकी स्थापना की गई, मुख्यालय उत्तर प्रदेश के कानपुर में। आल्हा एक लोकप्रिय संगीत के किस क्षेत्र का है? तो बुंदेलखंड का है। ठीक है, परमाल रासो आदिकालीन हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध वीर गाथात्मक रासो काव्य है। ये महोबा के दो वीर आल्हा और उदल के चरित्र का वर्णन किया गया। इसके रचयिता जगनीक है। भारत में मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत का? तो ये 85, ये पहले का है। उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो बरेली है। यहाँ पे देख लीजिए, सुरमा उद्योग बरेली, ब्लैक पॉटरी आजमगढ़ निजामाबाद, कत्था उद्योग बरेली, बांसुरी उद्योग पीलीभीत और प्लाईवुड सीतापुर, सहारनपुर, नजीबाबाद, बिजनौर, समथिंग ये। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है? तो कहाँ, अभी हमने ऊपर ही देखा था, वाराणसी में। 1992 में 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सब्जी अनुसंधान परियोजना निदेशालय ने इसकी स्थापना कहाँ की? वाराणसी में की। अगेन ये रिलेट करना है यहाँ पे कि कौन किससे रिलेट कर रहा है। तो काली मिट्टी के बर्तन निजामाबाद आजमगढ़, चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा, पीतल शिल्पकृति मुरादाबाद और शीशा शिल्पकृति फिरोजाबाद। देखिए, इसी चीज से रिलेट करके भी ऊपर प्रश्न यहाँ पे था, है ना, इस तरह से। इसीलिए प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है, जो आने वाली अपकमिंग एग्जामिनेशन होते हैं वहां पे। उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास और विपणन निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो वो आगरा में स्थित है। 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा होगा यूपी स्पेशल से रिलेट करके कितने क्वेश्चन आए। ये तो रीजनिंग के प्रश्न है, ये उनका सोल्यूशन है। आप इनको बेहतर तरीके से पहुंच करके देख लीजिएगा क्या क्या कैसे है ना। तो 10 प्रश्न इससे भी आते हैं। यहाँ पे ये इस तरह से प्रश्न पूछा गया। सीरीज कंप्लीट करने के लिए फिर ये कुछ वर्ड को इधर उधर बनाना है,
नंबर कंप्लीशन वाला प्रश्न है, जो नंबर मिसिंग है यहाँ पे उसको आइडेंटिफाई करना है, और इस तरह से जो मिसिंग नंबर है इनको आगे आपको फिल आउट करना है। तो ये इतने प्रश्न हो गए। इसके बाद ये करंट अफेयर के प्रश्न हैं, तो इस अभी के लिए तो इसका कोई मतलब नहीं है। राज्य और अस्तित्व में आने वाले जो वर्ष हैं कौन कौन से बने, तो नागालैंड 63 में बना, झारखंड 2000 में, तेलंगाना 2014 में और सिक्किम 75 में बना। ऐसे प्रश्न ये कई बार पूछा गया है। महाकुंभ मेला प्रायः कितने वर्ष पर आयोजित किया जाता है, तो 12 वर्ष पे। ठीक है, प्रति 12 वर्ष पर प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच का अंतराल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। इसके बाद समाचार पत्र और प्रकाशक, तो बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बंगवासी जोगेंद्रनाथ बोस, वंदे मातरम अरविंद घोष, अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष। ये थोड़ा ब्लर है लेकिन ये करेक्ट है बिल्कुल। इसके बाद फिर से ये मैच करना था, तो अष्टाध्यायी पणिनि महाभाष्य पतंजलि निरुक्त यास्क और वर्तिका जो है ये कात्यायन से रिलेटेड है। अगेन ये फिर से मैच करना था, तो स्तूप सांची, चित्रकारी बाग, कनिष्क सिरवीन मूर्ति मथुरा, दशावतार मंदिर कहाँ है, झांसी देवगढ़। भारत और एशिया का प्रथम डॉल्फिन शोध संस्थान एनडीआरसी की स्थापना गंगा नदी के तट पर किस शहर में की जा रही है, तो वो पटना में। और निम्नलिखित में से किसने अपने पहले टेस्ट में शतक नहीं बनाया, तो ये सुनील गावस्कर, ये पहले का भी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव पूंजी निर्माण पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालेगा, तो सिंचाई नहीं डालेगा। मानव पूंजी निर्माण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो है कौन कौन से, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेनिंग, माइग्रेशन एंड इंफॉर्मेशन। इरिगेशन इज नॉट रिलेटेड टू दैट। देश में किस राज्य का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, तो मध्य प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के 8 जिले बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर और शामली। हरियाणा के 13 जिले कौन कौन से, करनाल, जींद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूंह, गुरुग्राम, पलवल, फरीदाबाद। राजस्थान के 2 हैं, अलवर और भरतपुर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये कि इसमें से पूछा जा रहा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बॉम्बे क्रॉनिकल जो है ये जीके गोखले का नहीं है। 1910 में सर फिरोज शाह मेहता के द्वारा मुंबई में प्रकाशित किया गया था। इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर, नेटिव ओपिनियन बी एन मांडलिक और इंदु प्रकाश एम जी रनडे। ठीक है, तो ये 120 प्रश्न मुख्य परीक्षा के 2017 के हमने पूरे देखे, यहाँ पे उनका पूरा एक्सप्रेशन देखा, और हमने यहाँ पे ये भी देखा कि कौन सा सब्जेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है जिससे प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं, उनका लेवल क्या होता है। तो वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा, दूसरों को शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।